Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So, chapter number 3 was over yesterday. All the exercises and all the questions from all the exercises were done. After this comes the doubt session. तो कुछ एक डाउट्स हैं जो ग्रुप में रिसीव हुए हैं, उन डाउट्स को ले लेते हैं। वो अलग अलग बुक से भी लिए हुए हैं, प्लस उनमें से कुछ एक डाउट्स ऐसे भी हैं जो मैंने देख पाया, जो ऐसे टॉपिक से हैं जो टॉपिक हमारे ओमिटेड हैं। तो उन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत उनको भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखना है अपने को। मे 7 दिख रहा है, ये सारे डाउट्स उनको रिसीव। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रफ नोटबुक या पेन जो भी है उठा लो, उठा लो, क्योंकि ट्राई तो खुद को ही करना है। डाउट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं मिलेगी? उन बच्चों ने पोस्ट किए तो आप लोगों ने कोई भी डाउट्स पोस्ट नहीं किए? कोई डाउट्स नहीं है आपको? अच्छा, करो फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल, मैं वो थोड़ा ना कह रहा हूँ कि ग्रुप में ज्वाइन हो या नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के कुछ डाउट्स नहीं है क्या? डाउट्स नहीं है दैट मीन्स आपसे कोई भी सवाल करवा लें तो हो जाएगा आपसे, तो ये वाला भी हो जाएगा। तो करो। डाउट्स किसको नहीं होते? हाँ हाँ, करो। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, बोलो क्या है पहले लीनियर इक्वेशन? ए एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, चेक करो। दोनों में एक्स वाली टर्म है क्या? देखो, पहले इक्वेशन में एक्स वाली टर्म क्या है, बोलो। पहली इक्वेशन में एक्स वाली टर्म कौन सी है? ए एक्स। वाई वाली टर्म कौन सी है? बी वाई। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? पूरी कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में एक्स वाली टर्म कौन सी है? दूसरी इक्वेशन में एक्स वाली टर्म कौन सी है? बी एक्स। वाई वाली टर्म कौन सी है? ए वाई। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इसमें से पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, और फिर x प्लस वाई की वैल्यू भी निकालनी है। मतलब अब तक अपन क्या कर रहे थे, x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दे रहे थे। इन्होंने इस बार क्या कहा, उन दोनों को जोड़ के भी बता दो। जोड़ देंगे, क्या है, x अलग आ जाएगा y अलग आ जाएगा, तो जोड़ने में कितनी सी देर लगी। तो मेन मुद्दा तो ये कि x और y कैसे है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या निकले, यूनिक सोल्यूशन क्या निकले। तो कौन कौन से मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन, 3 मेथड है। अब ऑब्वियस बात है कि ग्राफिकल से तो क्यों ही सॉल्व करेंगे, अनटिल अनलेस बॉम्ब को कहता है ग्राफिकल से सॉल्व करो तो ही करेंगे, नहीं तो किसके पास टाइम है ग्राफिकल से सॉल्व करने का। तो हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो बताओ, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स के या वाई के कोएफिशिएंट मैच करने पड़ेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? ए, और वाई का कोएफिशिएंट, इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी। तो मैच तो है नहीं है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाए? मैच हो जाए। तो इसका कोएफिशिएंट है ए, इसका कोएफिशिएंट है बी, और ए और बी का एलसीएम क्या आता है? ए बी। ए और बी का एलसीएम क्या आता है? ए बी। तो मुझे इसको ए बी बनाना है। क्या बनाना है? ए बी। तो ए बी बनाने के लिए ए तो उसके पास ऑलरेडी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को बी से। और इसको ए बी बनाने के लिए बी तो इसके पास ऑलरेडी है, तो इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए से। भाई दोनों को ए बी बनाना पड़ेगा ना। उसके पास ए ऑलरेडी है तो बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पास बी ऑलरेडी है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करें? सो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? बी से। किससे? बी से, यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय बी करने वाले हैं। राइट? करें? बोलो, एक एक टर्म को करो। ए एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स, प्लस इसको भी बी से करेंगे, पूरी इक्वेशन को बी से करना है। बी वाई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो
बी स्क्वायर वाई, बी इंटू बी टू बी नहीं होता, बी प्लस बी टू बी होता है, ठीक है, इक्वल टू आरएचएस में भी करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ए स्क्वायर बी, माइनस बी स्क्वायर को भी बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, बी क्यूब। फाइन, तो ये हो गई हमारी एक तीसरी इक्वेशन पैदा। इसको मार्क करो इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना डिसाइड किया हमने, ए से, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, करो वो भी 1 बाय 1 हर एक टर्म को। तो बी एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए बी एक्स, और ए वाई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। और इधर आओ, इस जीरो को भी तो करना पड़ेगा, तो जीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही बनेगा, ए से करो या बी से करो। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, मतलब अगली फोर्थ वाली। इक्वेशन 3 एंड 4 बन गई। कोई डाउट? तो गिवन टू इक्वेशन से हमने दो नई इक्वेशंस बना ली, बोलो, गिवन टू इक्वेशन से हमने दो नई इक्वेशंस बना ली। अब ऊपर वाली दोनों को तो भूल जाओ और नीचे वाली दोनों को सॉल्व करो। तो नीचे वाली दोनों में अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, ए बी, ए बी मैच कर रहा है। साइन क्या है इसका, इसका, तो मैच हो गया, सेम है दोनों का साइन, तो साइन सेम है तो इक्वेशंस को घटाएंगे या ऐड करेंगे, घटाएंगे। तो इक्वेशन 3 में से 4 को घटा दें, बोलो। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, नेक्स्ट स्टेप घटाना शुरू करें 1 बाय 1, एक एक टर्म को एक एक टर्म से घटाओ। लेट से इस तरीके से घटाते हैं। तो ए बी एक्स में से ए बी एक्स तो माइनस हो गया, कट गया है, तो पूरी टर्म ही कैंसिल आउट हो गई, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर वाई में से क्या घटाना पड़ेगा, ए स्क्वायर वाई घटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इधर ए बी एक्स में से ए बी एक्स घटाएंगे तो जीरो एक्स हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इधर बी स्क्वायर वाई में से क्या घटाना पड़ेगा, ए स्क्वायर वाई। और आरएचएस में इस पूरी चीज में से जीरो को घटाना पड़ेगा, जीरो को घटाएंगे तो सेम चीज आएगी, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, सेम आएगी। अब इस इक्वेशन में केवल वाई वाली टर्म है, चेक करो, एक्स वाली एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेशन मेथड लगाया तो हमने, तो वाई को कॉमन निकालो, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उधर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, इसमें से भी जो हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया था ना इसको, इससे बी से, तो अगेन इसमें से भी बी को कॉमन ले लो, तो बी को कॉमन लिया तो ये भी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू निकाल ली हमने, y इक्वल टू, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किसको डिवाइड कराना है, जो y से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट? अब देखो न्यूमरेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर माइनस, क्या ये दोनों सेम है क्या, कट सकते हैं क्या, नहीं है, दोनों सेम नहीं है ना। पर अगर मैं किसी भी एक में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं, अगर मैं ऊपर वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, या नीचे वाले में से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो वो भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो किसी भी एक में से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो लेट से ऊपर वाले में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बी क्या बन जाएगा, माइनस बी, माइनस साइन कॉमन लेते ही, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह नेगेटिव बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नेगेटिव क्या बनेगा, देखो इसके आगे नेगेटिव करो, इसके आगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करो, क्या बन गया, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। और नीचे जो था वो एज इट इज लिख दो। अब नीचे और ऊपर मैच कर गया कटने के लिए, तो अब हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट करते हैं तो क्या बचता है, तो y की वैल्यू मिल गई माइनस बी। इस y की वैल्यू माइनस बी, जो भी सबसे आसान इक्वेशन लग रही है 1 2 3 4 में से पुटअप करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताओ इनमें से सबसे आसान कौन सी इक्वेशन लग रही है, सेकंड। चलो तो इक्वेशन 2 में हम ये y की वैल्यू y इक्वल टू माइनस बी को पुटअप करेंगे, करें। तो इक्वेशन 2 क्या है, bx, तो पहली टर्म क्या है हमारे पास, bx, फिर प्लस a इंटू वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या है y की वैल्यू, माइनस बी, और इक्वल टू क्या है उधर, जीरो। सॉल्व करें इसको, तो बी एक्स, ए इंटू माइनस बी क्या होता है, माइनस ए बी, और माइनस ए बी उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस ए बी, तो बी एक्स की वैल्यू प्लस ए बी आ गया। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ए बी से बी को डिवाइड करेंगे तो बी भी तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ए। तो x की वैल्यू आ गई a और y की वैल्यू आ गई माइनस बी।
तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन बन गया। क्या सॉल्यूशन बना हमारा यूनिक? एक्स कोमा वाई इक्वल टू, बोलो एक्स की क्या वैल्यू निकाली आपने? a प्लस ए, और y की क्या निकाली? माइनस बी इज द यूनिक सॉल्यूशन। बट इस क्वेश्चन को इधर ही एंड नहीं करना, आगे और एक चीज इसने पूछी है। ये सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया यूनिक सॉल्यूशन, बट उसने क्या पूछा कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी निकालो। 2013 में सवाल आया है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी निकालो। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, वेरी इजी। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ए, प्लस वाई की वैल्यू क्या है? माइनस बी। तो उनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो आंसर आ जाएगा ए माइनस। समझ आया? कौन सा किया था अभी ये वाला? देखो ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 15, ये एक टॉपिक पर बेस्ड है। उस टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। क्या है टॉपिक का नाम? बोट एंड स्ट्रीम। ये 3 साल हो गए हैं जब से ये टॉपिक कट चुका है। 3 साल पहले तक ये एनसीईआरटी बुक में था, अभी कट चुका है। तो ये बिल्कुल टॉपिक अलग से समझाना पड़ेगा आपको। तो इसके सवाल हम बिल्कुल एंड में लेंगे। एक बार पहले जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वर्ड प्रॉब्लम्स कोई सी भी आ सकती है, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकती है। फ्रैक्शन की आ गई, एज प्रॉब्लम की आ गई, ठीक है। और किस किस की देखी थी हमने? कॉस्ट की आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 2 पेन, ऐसे कुछ आ गए। फेयर की आ गई थी, टैक्सी चार्ज, फिक्स चार्ज, तो अलग अलग आ गई। तो सिमिलरली ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो बाकी सारी वर्ड प्रॉब्लम का एक एक सवाल तो हमने किया, इसका तो एक ही सवाल नहीं किया ना, नहीं किया ना इसका एक भी सवाल। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसके क्वेश्चन शायद एक दो देखे मैंने भी, इसको अपन एक बार स्किप करते हैं। पहले बाकी की जो हम ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनकी वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, देखें? ठीक है, समझ आया? तो बॉट एंड स्ट्रीम को एक बार क्लिक करते हैं, स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ ये देखो, ये तो इस वाली कैटेगरी का सवाल तो हम कर चुके हैं। देखो, अमित बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 चॉकलेट्स फॉर ₹11। दूसरा कौन है? सुमित बॉट 1 pencil and 2 chocolates for ₹7. Represent this situation in the form of a pair of linear equations. Find the price of 1 pencil, 1 chocolate, और वो भी कैसे? ग्राफिकल। तो इक्वेशन बना दो, ग्राफ बना देना उसके बाद, और बड़ी आसानी से इक्वेशन बन जाएगी। जो पूछा उसी को, एक्स और वाई। तो प्राइस ऑफ 1 पेंसिल को मान लेते हैं हम ₹X, और प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट को हम मान लेते हैं ₹Y। तो केस 1 में कितने चॉकलेट्स, कितनी पेंसिल्स हैं? केस 1 में दो तो पेंसिल्स हैं और 3 चॉकलेट्स हैं, है ना? बोलो। तो एक पेंसिल अगर एक्स की है तो 2 पेंसिल, प्लस एक चॉकलेट अगर वाई की है तो 3 चॉकलेट, और ये टोटल कितना अमाउंट बिल है? 11। हो गया पहला इक्वेशन रेडी। सेकेंड इक्वेशन में सुमित ने एक पेंसिल खरीदी है और 2 चॉकलेट खरीदी है। तो एक पेंसिल कितने की मानी हमने? एक्स की, प्लस एक चॉकलेट वाई की है तो 2 चॉकलेट 2y की, इक्वल टू टोटल बिल कितना है? 7। तो ये हमारी दो इक्वेशंस रेडी हैं। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। बन जाएगा ग्राफ। इजी इक्वेशन ये तो, और डेटा भी बड़ा आसान सा है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसमें तो आप y की वैल्यू को 0 मान के स्टार्ट कर देना, क्योंकि ग्राफिकली में सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे ना। तो y की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और फिर 0 1 2 एक एक कदम, क्योंकि y की वैल्यू ले रहे हो तो x का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट 1 है तो एक एक कदम चलना पड़ेगा। 0 1 2 ऐसे चल सकते हो, या 0 1 -1। उसमें क्या करोगे? उसमें ना तो 11 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, ना 3 से डिवाइड होता है। तो 0 लेके तो स्टार्ट कर नहीं सकते, 0 लेके नहीं स्टार्ट कर सकते। तो फिर क्या करें? कुछ और मानो, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 ली हमने। हाँ, x की वैल्यू 1 ले लो, तो उससे क्या होगा? 2 बन जा, 2 11 में से 2 गया तो 9, और 9 हो गया 3 से डिवाइड। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है? y की वैल्यू 3। तो पहला सॉल्यूशन क्या निकल गया? 1,3। तो अब x की वैल्यू से स्टार्ट किया है, तो y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो 3 3 के कदम से चलो, एक में 3 जोड़ो 4 लो, और फिर एक में से 3 घटा दो -2, और y की एक वैल्यूज निकालो। ये हो गए इसके 2 3 सॉल्यूशंस। लाइन खींच देना, देख लेना कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, 90% तो सॉल्व ही कर दिया हमने। अब ग्राफ बनाने का काम करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कॉस्ट वाले तो सारे सवाल काफी हमने कर लिए। ये पता नहीं क्यों ग्रुप में डाला इन्होंने,
देखो फिर भी नेक्स्ट, ये फ्रैक्शन वाले भी हमने 2-3 सवाल किए थे। एक फ्रैक्शन जो है, ये तो हमारी एनसीईआरटी का ही लग रहा है मुझे। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है अगर दो ऐड कर दो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो ऐड कर दो। और वही फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है अगर मैं, हाँ, 3 ऐड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर दोनों में दो दो ऐड करूं, तो 9/11, और दोनों में 3-3 ऐड करूं तो 5/6। तो ये तो शायद बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट आ रहा है एनसीईआरटी का, ऐसा लग रहा है। तो इसमें क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द फ्रैक्शन, लेकिन देखो उन्होंने मेथड नहीं पूछा। फाइंड द फ्रैक्शन बाय विच मेथड ऐसा नहीं कहा उसने, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या ग्राफिकल। तो देखो हमने फ्रैक्शन पूछा है, तो जो पूछा उसी को एक्स और वाई। तो फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं, न्यूमरेटर को मान लेते हैं एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर को वाई। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, एक्स बाय वाई। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ही तो होता है। तो बताओ पहली इक्वेशन कैसे बनेगी। केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो जोड़ रहे हैं। तो एक्स में भी दो जोड़ो और वाई में भी दो जोड़ो। फ्रैक्शन था एक्स बाय वाई, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा है, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है ऐसा करने से, 9/11। इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन 1 बनाएंगे। इक्वेशन 2 में हमारे पास जो फ्रैक्शन है एक्स बाय वाई, उसमें क्या क्या जोड़ना है आपको, 3-3 जोड़ना है, बोथ न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में। उससे फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6। इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 बनाएंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज लाइक 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, आरएचएस में आओ, 9 इंटू वाई, और 9 2 जा, लगे यार उधर भी आ जाओ, 6 इंटू एक्स, 6 3 जा, 5 वाई जा, और 5 3 जा 15। 9 वाई को इधर बुलाएंगे तो 11x माइनस 9 वाई, और 22 को उधर भेजेंगे तो 18 माइनस 22। 5 वाई को उधर बुलाएंगे तो 6x माइनस 5 वाई, 18 को उधर भेजेंगे तो 15 माइनस 18। फाइन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 11x माइनस 9 वाई, 18 माइनस 22 क्या होता है, माइनस का 6 कैसे आएगा, ठीक है। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। और इधर आ जाओ, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 गिव्स मी माइनस का 3। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। और सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, सेम रिपीट हो गया है। चले नेक्स्ट, कर दूं डिलीट। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक भी सवाल हमने अभी तक नहीं किया। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। पर इस टॉपिक को हमने पढ़ा जरूर है, कब, 8-9 क्लास में, टाइम एंड वर्क। याद करो, मैथ की बुक में इसका एक चैप्टर आया होगा कि 10 लोग ये काम इतने दिनों में करते हैं, तो बताओ 5 लोग ये काम कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप के सवाल आए, ठीक है। मैं से नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना आता है कि नहीं आता है, बट आपके बुक में जरूर आया होगा, आया था। अभी जो पहले वाला टॉपिक हमने स्किप किया, बोट एंड स्ट्रीम, वो तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल फ्रेश न्यू टॉपिक है, फ्रेश है बिल्कुल, 9वीं क्लास तक आएगी। लेकिन ये टॉपिक टाइम एंड वर्क कहीं ना कहीं तो आया है, ठीक है, बोलो, आया है। तो मुझे बताओ टाइम एंड वर्क के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ भी जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, इसके कुछ सवाल हमने कभी किए हैं क्या। बहुत पहले मतलब सन 1999 में, तो अभी भी छोटे ही हो, अभी बड़े हो गए। बोलो आदित्य, जानते हो ऐसे किसी टॉपिक का नाम, जानते हो, एक ऐसा कोई सवाल बता सकते हो इस टॉपिक से, तो किस टाइप के सवाल आते हैं इसमें, नहीं। अच्छा चलो इधर देखो स्क्रीन, कुछ एक छोटी मोटी बातों से डिस्कस करके स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य या काम। ये सपोज करो आपने अपना घर बनाने के लिए दिया किसी ठेकेदार को, तो ठेकेदार समय लेता है कि मैं 1 महीने में बनाऊंगा, 2 महीने में बनाऊंगा, 6 महीने में बनाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से वो तो हो गया समय। और फिर वो उस 6 महीने में, उस 2 महीने में कितना काम कर रहा है, वो हो गया वर्क, वो हो गया वर्क, समझ गए।
अब सपोज करो इधर देखो, अगर एक आदमी एक कार्य को सपोज करो 4 दिन में करता है, कोई काम दे दिया मैंने सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ उस काम को कितने दिन में करता है? 4। तो ऐसे एक की जगह 2 सिद्धार्थ मिल जाएं तो वो काम कितने दिन में होगा, जल्दी बताओ। 8 दिन कर दूं उसको, क्योंकि इसका दोगुना किया तो उसका दोगुना कर दूं, बताओ। तो जैसे ही यहां पे लेबर बढ़ गई तो टाइम कम हो जाएगा। तो अक्सर मैथमेटिक्स में हम जो सिमेट्री चलाते हैं वो ऐसे चलाते हैं कि ये दुगना हो गया तो उसको भी दुगना कर दो। जनरली 90% केसेस में तो ऐसे सिमेट्री चलाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिमेट्री ऐसे नहीं चलती, उल्टी चलती है। ये दुगना हो गया तो उसको आधा कर दो, ये मल्टीप्लाई बाय 2 है तो उसको डिवाइड बाय 2 करो। समझ आया? बोलो। अगर एक अगर एक सिद्धार्थ 4 दिन लगाएगा तो उसके साथ एक सिद्धार्थ और मिल जाए, तो अब तो वो टीम बन गई ना। तो काम जल्दी होगा या और लेट होगा? जल्दी होगा। डिपेंड करता है कि वो दूसरा सिद्धार्थ किस टाइप का है। मान लो वो अच्छा मिला तब तो जल्दी होगा, और मान लो ऐसा ही है जो कि बातों में लगा दे तो बढ़ भी सकता है समय। ठीक है, बट चलो उस वाले क्राइटेरिया को अपन नजरअंदाज करेंगे, अपन मानेंगे कि दोनों मेहनती हैं, दोनों हार्डवर्किंग हैं। तो ये कितने दिन में हो जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा? 2 दिन में। अच्छा, अगर 4 सिद्धार्थ मिल जाए, अब एक ही दिन में काम हो जाना है, क्योंकि एक सिद्धार्थ 4 दिन लगाता है तो रोज कितना कितना करता होगा? 25-25%। बोलो। एक सिद्धार्थ अगर 4 दिन में कोई काम करता है तो पहले दिन कितना किया होगा उसने? 25%। दूसरे दिन कितना किया होगा? और 25%। तीसरे दिन कितना किया होगा? और 25%। चौथे दिन कितना किया होगा? ऐसा करके 4 दिन में खत्म किया होगा पूरा 100%। तो अब 4 लोग हो गए ना, तो ये 4 लोग अपना अपना 25% करेंगे तो एक ही दिन में काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये थ्योरी, ये सिमेट्री सबको समझ में आ गई? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये समझ में आ गया तो अब अगला सुनो। इससे क्या सीखे? चलो इससे क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि टाइम एंड वर्क जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। क्या होते हैं? देखो, 2 तरीके के प्रोपोर्शंस होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब उसी अनुपात में चले, जैसे एक का दुगना हो जाए तो इधर 4 का भी दुगना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल लो, बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर एक पेन 10 रुपए का है तो मुझे बताओ 2 पेन कितने रुपए के होंगे? 20 के। तो यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, इधर दुगना हुआ तो इधर भी दुगना हो गया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन उधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उधर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम और वर्क एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, कैसे होते हैं? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां तक सारी बात समझ में आ गई? अच्छा, टाइम और वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। अभी वो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे वो भी समझ में आ जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो, अगर एक आदमी एक काम को 3 दिन में करता है, या फिर इस आदमी का नाम ले लेते हैं, मान लो, हाँ चलो ठीक है, एक आदमी रख लेते हैं, 1 मैन ही लिख लेते हैं। कितने दिन में करता है? 3 दिन में। और एक औरत, AMAN, मैन आया ना, वो मान लो 4 दिन लगाती है। तो अब इन दोनों की अगर टीम बना दूं कि दोनों एक साथ काम करो, तो काम कितने दिन में होगा? क्या इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा? बोलो। क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उनका समय कम होगा, उल्टा जुड़ेगा थोड़ी ना। आएगा कितना वो तो नहीं पता, बट इतना तो पता है कि सर जुड़ेगा तो नहीं। बोलो। आएगा कितना वो तो नहीं पता, बट इतना तो पता है ना कि वो जुड़ेगा तो नहीं सर, कुछ और ही होगा। तो इससे क्या साबित हुआ? ये क्या था? टाइम। ये क्या था? टाइम। यानी कि टाइम को कभी भी डायरेक्टली जोड़ा या घटाया नहीं जाता। बोलो, याद हुआ? ये अलग अलग थ्योरी समझा रहे हैं, अभी फिर एक साथ सवाल पे आएंगे। ये सारी थ्योरीज एक ही सवाल में लगेंगी, जो जो भी चीजें हम सीख रहे हैं। पहली चीज हमने क्या सीखी? कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। और दूसरी चीज क्या सीखी? कि टाइम को कभी भी डायरेक्टली नहीं जोड़ते, कि ये आदमी इतने दिन में करता है, वो आदमी इतने दिन में करता है, दोनों को मिला दो तो दोनों का टाइम जोड़ दो, ऐसा नहीं चलता। ऐसा नहीं चलता। पर वर्क को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं।
टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में सुनो ध्यान से, टाइम को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते या घटा सकते, पर वर्क को जोड़ या घटा सकते हैं। तो अगर सवाल में टाइम गिवन है तो उसको वर्क में कन्वर्ट कर लो और फिर जोड़ लो घटा लो जो मर्जी आया कर लो, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। अब पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि वर्क को डायरेक्टली जोड़ या घटा कैसे सकते हैं। देखिए एग्जांपल उसका, सपोज करो यही आदमी और यही औरत ले लेता हूं मैं। वही आदमी था, वही औरत थी। पहले मैंने उनका टाइम बताया था, अब मैं उनका वर्क बता रहा हूं। अब मैं उनका क्या बता रहा हूं? तो आदमी मान लो 30% काम करता है, कोई काम दे दिया उसका 30% ये करता है। औरत मान लो 20% काम करती है। तो दोनों की टीम बना दूं तो काम 50% होगा या नहीं होगा? बोलो। तो वहां पे आदमी और औरत का टाइम गिवन था, यहाँ पे आदमी और औरत का वर्क गिवन है। तो टाइम को हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर पाए, लेकिन वर्क को हम डायरेक्टली ऐड भी कर पाए और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बोलो समझ आया? तो अब समझ गए टाइम, ये जैसे ये टाइम है ना, इसको इस टाइप के वर्क में चेंज करना पड़ेगा। इस टाइप के वर्क में जब ये चेंज हो जाएगा फिर हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। चलें आगे। ओके। अच्छा एक लास्ट थ्योरी, उसके बाद चलेंगे सवाल की तरफ। एक लास्ट थ्योरी, सक्षम है वो किसी वर्क को 7 दिन में करता है, हफ्ता लगा देता है। तो सक्षम एक दिन में कितना काम करता है सोच के बताओ। 7 दिन में तो वो पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? अच्छा चलो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। मान लो वो 2 दिन में पूरा काम करता है, 2 दिन में वो पूरा काम करता है पूरा। तो एक दिन में कितना करेगा? 50% करेगा। तो 50% को अपन हाफ बोलते हैं, हाफ वर्क करेगा। समझ आया? बोलो। अगर 2 डेज में वो फुल वर्क करता है, फुल वर्क, पूरा वर्क करता है, तो एक दिन में वो हाफ, आपने कहा 50% करेगा, तो मैं हाफ को 1/2 वर्क कह सकता हूं क्या? अच्छा जी। अगर ये आ जाओ, सिद्धार्थ जो है 3 दिन में पूरा काम करता है, इधर ध्यान दो, सक्षम केवल और केवल ये 3 दिन में पूरा करता है। कौन? सिद्धार्थ, फुल वर्क। तो अब सिद्धार्थ बताओ एक दिन में कितना करेगा? 1/3 करेगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हमको पूरे वर्क का टाइम गिवन है तो एक दिन का टाइम इसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है। एक दिन का वर्क, एक दिन का वर्क उस पूरे टाइम का क्या बनता है? रेसिप्रोकल बनता है। अगर हमको पूरे वर्क का पूरा टाइम गिवन है तो एक दिन का वर्क निकालना हो तो जो पूरा टाइम था उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। तो अब बताओ, अगर मान लो ये पहले जो मैं पूछ रहा था, मान लो ये 7 दिन में करता है पूरा काम, तो एक दिन का काम निकालने के लिए 1/7 कर देंगे। अगर वो 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन का काम निकालने के लिए 1/10 कर देंगे। समझ गए? अब चलें सवाल पे। ओके। सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, ये दोनों तीनों बातें याद रखिएगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना? अब ये पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ में इक्वेशंस का तड़का है। इक्वेशंस भी आएंगी और ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी अपन ने टाइम में करके सीखे भी आएंगे। 4 men and 6 boys, 4 आदमी हैं 6 लड़के हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं। कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक को एक पीस ऑफ वर्क है, कोई टेंडर है, कोई काम है, उसको 5 दिन में पूरा करते हैं पूरी टीम मिला के। ये पूरी की पूरी 10 लोग, जिसमें 4 आदमी और 6 लोग हैं, 6 लड़के हैं, ये 5 दिन लगाते हैं। ये तो हो गई पहली इंफॉर्मेशन, इससे बनेगी पहली इक्वेशन। वाइल, वाइल मतलब दूसरा केस दे रहा है, अगर एक और टीम बी ले लें जिसमें 3 लोग हैं और 4 बॉयज हैं, तो ये टीम कितने दिन में फिनिश करती है? 7 दिन में फिनिश करती है। तो आप पता लगाओ कि अगर केवल एक आदमी को लगाया जाए काम में, केवल एक आदमी, तो कितना टाइम लगेगा पूरा होने में? या फिर अगर केवल एक लड़के को लगाया जाए तो कितना, मतलब दो सवाल है। पूरा काम एक ही आदमी से करवाओ, सिंगल एक आदमी से, तो कितना समय लगेगा? और पूरा काम सिंगल एक लड़के से करवाओ तो कितना समय लगेगा? तो जो पूछे उसी को एक्स और वाई। तो हम मान लेंगे कि एक आदमी को एक्स डेज लगते हैं, पूरा टोटल टाइम उसका, और एक लड़के को वाई डेज लगते हैं। समझ आया? तो अब स्क्रीन पे देखो, शुरू करें। ये तो हो गया 1 मैन,
और ये हो गया 1 बॉय, और ये हो गया उनका टाइम। तो टाइम तो अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है, जो पूछते हैं उसी को एक्स और वाई। तो हमने मान लिया कि एक आदमी जो है कितने दिन में करता है, एक्स डेज में करता है, एक्स डेज में पूरा काम कर देगा। और हमने मान लिया कि एक बॉय जो है वो वाई डेज में पूरा काम कर देगा। तो टाइम से क्या निकालते हैं अपन, वर्क निकालते हैं। टाइम से क्या निकालते हैं, अभी भी निकाला था ना हमने, क्या निकालते हैं, वर्क। और वर्क कितने दिन का, एक दिन का वर्क, वर्क ऑफ 1 डे, कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो अभी अभी जैसे 2 दिन में पूरा काम हो रहा था तो एक दिन में हाफ काम हो रहा था, 3 दिन में पूरा काम हो रहा था तो एक दिन में 1/3 काम हो रहा था। तो जो टोटल टाइम उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, बोलो। तो अगर पूरा काम एक्स डेज में हो रहा है तो एक दिन में 1/x पार्ट ऑफ वर्क हो रहा होगा, इतना पार्ट ऑफ वर्क हो रहा होगा, बताओ, एक दिन में। और एक लड़का अगर वाई डेज में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा वो, 1/y टाइप पार्ट ऑफ वर्क करेगा। अब अपन टाइम को तो नहीं जोड़ पा रहे थे, पर अपन वर्क को तो जोड़ पाएंगे। अपन ने टाइम से वर्क बना दिया, और टाइम से वर्क बनाने का बहुत सरल सा तरीका है, जो भी टोटल टाइम उसका रेसिप्रोकल कर दो। टोटल टाइम एक्स डेज है, 1/x, एक दिन का काम हो गया। टोटल टाइम वाई डेज है, उसका रेसिप्रोकल 1/y का। लेकिन ये तो एक आदमी और एक बॉय की कहानी थी। किसकी कहानी थी ये, बोलो, एक आदमी और एक बॉय। हमारे पास जो केस 1 है उसमें कितने आदमी और कितने बॉय हैं, 4 आदमी और 6 बॉय। कितने आदमी कितने बॉय बताओ, 4 तो आदमी है, यानी कि 4 तो मैन है, और 6 बॉयज है। अब इनके डायरेक्ट वर्क की बात करेंगे, इनके टाइम की बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनके डायरेक्ट वर्क की बात। तो अगर एक आदमी इतना काम करेगा तो 4 आदमी कितना काम करेंगे, इसका 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना कर दो ना। 1/x, ये जितना भी वर्क है, मान लो ये 10%, 20%, जितना भी है। तो जैसे ही 1 से 4 जैसी लेबर बढ़ गई, जैसे भी हमने सीखा था ना, एक की जगह 2 सिद्धार्थ हो जाए तो काम डबल हो जाएगा ना, ट्रिपल हो जाएगा ना, समझ गए। तो 1/x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/x पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा, क्या बताओ। तो एक लड़का अगर 1/y वर्क करता है तो 6 लड़के कितने वर्क करेंगे बताओ, 6/y वर्क करेंगे। और अब ये दोनों मिला के कितना वर्क करेंगे, जोड़ दो इन दोनों वर्क को, क्योंकि वर्क को तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं ना। बोलो, समझ आया। इन दोनों को जोड़ दूं मैं, 4/x प्लस 6/y, इन दोनों को जोड़ दूं, समझ आया, क्लियर है। ठीक है, इनको जोड़ता हूं मैं यहाँ पे, देखो, 4/x प्लस 6/y। और बुक में क्या गिवन है कि इन दोनों का टोटल वर्क कितना है, तो बुक में इस पूरी टीम का टोटल टाइम गिवन है। तो इस टाइम, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 डे का वर्क आ जाएगा ना। भाई पूरी की पूरी टीम 5 दिन में काम खत्म करती है, तो पूरी की पूरी टीम, ये जो हमने निकाला है तो एक दिन का काम है ना, ये तो हमने निकाला है वो कितने दिन का काम है। ये 4 लड़के 6 बॉयज एक दिन तक काम करेंगे तो इतना वर्क होगा। तो बुक के हिसाब से वो वर्क कितना हो जाएगा, 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 1/5। ये होगी मेरी पहली इक्वेशन। अब हुआ पता है क्या है, ये तो पूरा डिटेल में अपन ने समझा। हुआ पता है क्या है, हुआ ये है कि कल तक अपन, जैसे वो पेन और पेंसिल वाले सवाल आते थे, तो पेन और पेंसिल वाले सवाल में अपन इसको x, इसको y प्लस कर देते थे, और 4x प्लस 6y को सीधे 5 से इक्वेट कर देते थे। ये किया अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी। पेन की कॉस्ट इतनी है, पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, इसमें क्या कर देते थे, 3x 4y प्लस करके 7 से इक्वेट कर देते थे। अभी भी करना तो वही है, पर क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का सवाल है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो 4 को x से मल्टीप्लाई ना करके 1/x से मल्टीप्लाई करना है, या वो समझ लो भाई x से डिवाइड कराना। हम 4x करते थे ना, वो 4x ना करके क्या करना है, 4/x करना है। 6y करते थे ना, वो 6y ना करके क्या करना है, 6/y करना है। और उधर इक्वल टू 5 करते थे ना, तो 5 का भी रेसिप्रोकल करके क्या करना है, 1/5। ऐसी तो बनी पहली क्वेश्चन। अब बताओ दूसरी कैसे बनेगी। 3 आदमी है तो 3/x प्लस 4 लड़के हैं तो 4/y इक्वल टू टोटल टाइम का भी रेसिप्रोकल होगा, 1/7। तो पूरा डिटेल तरीका भी बता दिया, और डायरेक्ट में लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी किस तरीके से इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, अब सवाल यह है, इक्वेशन तो बन गई, सॉल्व कैसे हो।
ठीक है, इक्वेशन तो बन गई, लेकिन सॉल्व कैसे होगी? लेकिन क्योंकि अभी जो इक्वेशन हमने बनाई है, इस टाइप की इक्वेशन भी हमने तो सॉल्व नहीं करी अभी तक, जिसमें एक्स और वाई डिनोमिनेटर में बैठे हो। करिए क्या ऐसी इक्वेशन सॉल्व? करी नहीं है। एक्स और वाई तो हमेशा न्यूमरेटर में बैठते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, दूसरी इक्वेशन बताओ क्या है। 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/7। यहां लिख दो उसके नीचे 3/x प्लस, आगे बोलो, 4/y इक्वल टू 1/7। वो इस केस टू वाला लॉजिक लेंगे, केस वन की जगह केस टू लेंगे, 4 आदमी की जगह 3 आदमी हो जाएंगे यहाँ पे, और 6 बॉयज की जगह 4 हो जाएंगे। तो ये 4/x का क्या हो जाएगा? 3/x। और ये 4 बॉयज 4/y का क्या, 6/y का क्या हो जाएगा? 4/y। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बुक के हिसाब से वो 7 दिन की वन है, तो इनका एडिशन 1/7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो इक्वेशन बनने तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो मैं आगे इक्वेशन सॉल्व करने की कहानी सुनाऊं फिर आपको, क्योंकि अभी तो ये इक्वेशन सॉल्व भी करनी है। इक्वेशन बनने तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में, टाइम एंड वर्क के अलावा आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हमने, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, लेकिन टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में रेसिप्रोकल करके जोड़ो, और फिर जो आंसर जो बुक में टाइम गिवन है उसका भी रेसिप्रोकल करो। ऐसे मत करना कि यहां तो रेसिप्रोकल कर दिया और 1/5 का रेसिप्रोकल नहीं किया, इसको 5 लिख दिया, गलत हो जाएगा। इस 5 का भी क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि वो टाइम है। और टाइम को वर्क में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, टाइम को वर्क में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल होगा। और एक बार सब वर्क में चेंज हो गया तो वर्क को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। बोलो, क्लियर है क्या? तो मैं इक्वेशन सॉल्व करने की कहानी सुनाऊं फिर? क्लियर है? चलो, तो एक बार मैं दोनों इक्वेशंस को, अब केवल इक्वेशन सॉल्व करने की कहानी पे ध्यान देंगे, इसको भूल जाएंगे। अब ये भूल जाओ कि टाइम एंड वर्क का सवाल था, अब इक्वेशन कैसे सॉल्व हो उसकी बात करते हैं। तो क्या थी पहली इक्वेशन, याद है क्या? 4/x प्लस इक्वल टू 1/, अगली क्या थी? 3/x, 3/x 4/y, 3/x प्लस इक्वल टू क्या थी? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं क्या? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस। तो क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं क्या? कैसे पता करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस हैं या नहीं? तो फिर लीनियर इक्वेशन हुई या नहीं हुई डिनोमिनेटर में होने से? नहीं हुई। तो लीनियर इक्वेशंस में ये लोग कहाँ होते हैं? न्यूमरेटर में होते हैं। हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो x और y अपने अपने टर्म्स में न्यूमरेटर में बैठे हैं, भाई इनके नीचे कुछ नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में हवन लगा दो चलो। तो ये x देखो न्यूमरेटर में बैठा है, y देखो न्यूमरेटर में बैठा है, लेकिन उधर x डिनोमिनेटर में बैठा है और y भी किस में बैठा है? डिनोमिनेटर। तो ये इस समय लीनियर इक्वेशंस हैं ही नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर सोचोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन सॉल्व नहीं होंगी इस पोजीशन में। तो फिर कब होंगी? जब हम इनसे दो नई इक्वेशंस बनाएंगे जो लीनियर इक्वेशंस हों। अभी ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स नहीं है, तो इनको रिड्यूस करेंगे, दैट मींस चेंज करेंगे दो ऐसी इक्वेशंस में जो लीनियर इक्वेशंस हों। ठीक है, अब चेंज कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। एक्स वाली टर्म पकड़ो दोनों में, और देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है। बेटा एक्स, जब भी मैं कहता हूं ना एक्स, मैंने कहा एक्स, तो बोलो या ना बोलो वो एक्स न्यूमरेटर वाला एक्स होता है। तो आप अभी अगर बोल रहे हो एक्स, तो एक्स न्यूमरेटर में है क्या दोनों में? तो एक्स कॉमन है ये दोनों में, क्या है? 1/x कॉमन है। क्या कॉमन है? क्योंकि 4/x का मतलब, देखो ये तो 4/x का मतलब 4 × 1/x होता है, ऐसे देखो। और 3/x का मतलब 3 × 1/x होता है। अब देखो 4 के आगे 1/x है और 3 के आगे 1/x है, तो कॉमन x नहीं है, कॉमन क्या है? 1/x है। समझ आया? सिमिलरली दूसरी वाली टर्म में कॉमन क्या है? 1/y कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये 1/x और 1/y पंगा कर रहे हैं, इन पंगों को ही हटा देंगे। हम इन 1/x को कुछ मान लेंगे, लेट से मैं इनको a मान लेता हूं, कुछ नया वेरिएबल मान लेंगे। एंड
एंड 1/y को मैं एक नया वेरिएबल b मान लिया। तो ये a और b मानने के बाद अब ये इक्वेशंस कैसी बन गई ध्यान से देखो। 4/x का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 1/x। तो 4 इंटू 1/x की जगह तो a है, तो 4 इंटू a यानी 4a। बोलो, देखो इधर देखो, ये 1/x है ना, तो ये 1/x तो गया। इस 1/x को जाने के बाद इसकी जगह क्या आया, a, और वो a जो आया वो न्यूमरेटर में आया, तो ये क्या बन गया, 4a बन गया। क्या बन गया, 4a बन गया। आगे बताओ वो क्या बनेगा, प्लस 6/y में से 1/y को तो इंटू 1/y, तो 1/y तो क्या बन गया मेरा b। इसको हटाओ, इसकी जगह b लिखो तो 6b बन गया। क्या बन गया ये, 6b प्लस 6b, और आगे को छेड़ो ही मत, 1/5 को 1/5। इधर आओ, दूसरी इक्वेशंस में देखो ये कैसे रिड्यूस होगी। 3/x में से 1/x को तो a मान लिया, तो ये क्या बन गया 3a, प्लस 4/y में 1/y को b मान लिया, तो क्या बन गया 4b, इक्वल टू वो क्या हो गया 1/7। अब ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें जो दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं a और b वो न्यूमरेटर में हैं, और इसमें भी a और b किस में है, न्यूमरेटर में है। अच्छा, जो दो नई इक्वेशंस बनेंगी दोनों a और b में बननी चाहिए। ऐसे मत करना इसको a और b में बना दो, उसको c और d में बना दो, चार चार वेरिएबल पैदा कर दो। वेरिएबल दो ही होने चाहिए हर हाल में, हर पेयर में। ठीक है, सो ये इक्वेशन 3 और 4 जो नई इक्वेशंस बनी है, अब इसको मैं सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन या ग्राफिकल मेथड से चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि ये वेरिएबल a और b न्यूमरेटर में आ चुके हैं। तो a का कोएफिशिएंट क्या है 4, a का कोएफिशिएंट क्या है 3, मैच नहीं हुआ। b का कोएफिशिएंट क्या है 4, 6, मैच नहीं हुआ। दोनों में से किसी का ही मैच नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, सब्सटीट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से तो फिर 3 और 4 से फिर 5 और 6 दोनों नहीं बनाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैच करने के लिए, तो इससे अच्छा सब्सटीट्यूशन लगा दो। सब्सटीट्यूशन लगा दें, तो इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं और उधर पुट अप कर देते हैं। इसमें से a की वैल्यू निकाल लूं मैं, निकालो। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 4a को तो इधर ही रहने दो, 6b को उधर भेजो, 6b को उधर भेजो तो 1/5 माइनस 6b हो गया, हो गया। इसमें 5 एलसीएम ले लूं अगर, तो ये बन जाता है 1 माइनस 5 6 जा 30b, और a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 30b, और 4 इससे आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 4 5 जा 20। ये a की वैल्यू उस वाले इक्वेशन में डाल दो, a की जगह यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या है वहां पे 3, उसके आगे फिर ये वाली a की वैल्यू 3, उसके आगे फिर ये a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 30b डिवाइडेड बाय 20, प्लस आगे क्या है 4b, आगे क्या है 1/7। इसमें केवल b दिखाई दे रहा है। चलो जी, 3 और 20 कटते नहीं है ना, तो करो मल्टीप्लाई, 3 बन गया माइनस 3 इंटू 30b यानी कि 90b, और इस पूरे का एलसीएम 20 लेना पड़ेगा, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 24b से भी मल्टीप्लाई होगा, और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80b हो गया, प्लस साइन है प्लस लगा दिया। आगे क्या है 1/7। चलो आगे बढ़ो, 3 माइनस 90 प्लस 80 सॉल्व होके क्या बनेगा, माइनस 90b प्लस 80b माइनस 10b डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 20, इक्वल टू क्या है 1/7। अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करवा दे, तो 7 इंटू 3 21, 7 3 जा 21, और 7 इंटू 10b यानी 70b इक्वल टू 20 इंटू 1 20। ये 21 को उधर भेज दूं मैं, 21 को उधर भेज दूं, तो ये 21 यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, 21 था क्या था, हाँ 21, तो 20 माइनस 21 क्या होता है -1, तो -70b इधर क्या आ गया -1, तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस -1 से -70 को डिवाइड कराएंगे, और -1 से -70 डिवाइड होगा तो माइनस माइनस कट के आंसर क्या आ जाएगा 1/70। ये 1/70 अगेन डी की तरफ डाल दे तो ए की वैल्यू आ जाती है, डालो नेक्स्ट पेज पे आओ। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू 1 माइनस 30b डिवाइडेड बाय 20, और उसमें फिर अब b की वैल्यू क्या पुटअप करनी है आपको 1/70, तो पुटअप कर दो 1 माइनस 30 इंटू बी की वैल्यू 1/70 डिवाइडेड बाय 20,
तो 1 माइनस 0 से 0 0 काट दो, क्या बन गया ये 3/7 डिवाइडेड बाय 20। तो 7 को एलसीएम ले लूं, 7 बन गया 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 20। 7 माइनस 3 क्या होता है? 7 माइनस 3 4/7, तो 7 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, 7 इंटू 20, 4 से 20 काट दो, 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या आंसर आया 7 5 जा 35। तो ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। तो बताओ ए कॉमा बी क्या आया? ए की वैल्यू क्या आई? जो तीसरी और चौथी इक्वेशन है वो ए और बी में है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन भी ए कॉमा बी की फॉर्म में आएगा, ना कि एक्स कॉमा वाई में। तो ए की वैल्यू क्या निकाली आपने? 1/35, और बी की वैल्यू पीछे क्या निकाली थी आपने? 1/70, राइट? ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। बट ये ए और बी तो मेरे माने हुए लोग थे, मुझे तो आंसर एक्स और वाई में चाहिए ना। तो अब आप उसको वापस डी सब्सटीट्यूट कर दो। बोलो आपने ए क्या माना था? ए क्या माना था आपने? 1/x, और बी क्या माना था आपने? 1/y। तो ए की जगह क्या रखोगे आप, और ए की वैल्यू क्या निकाली आपने? 1/35। एंड बी क्या माना था आपने? 1/y, और बी की वैल्यू क्या निकाली आपने? 1/। इसको सॉल्व कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा एक्स और वाई। तो x इंटू 1 एक्स, और 35 इंटू 1 35, ये आ गई x की वैल्यू, और y इंटू 1 y, और 70 इंटू 1 70। तो फाइनली x कॉमा वाई जो आया वो क्या आया? 35,70। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपने x और a एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने थे, आपने y और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने थे, तो जो a और b के आंसर्स आए हैं, x और y के आंसर्स उन्हीं के रेसिप्रोकल्स आएंगे। 1/35 का रेसिप्रोकल 35 और 1/70 का रेसिप्रोकल 70, यानी कि x क्या था? क्या था x? x ये था, बताओ क्या था? x था कि एक आदमी टोटल कितना समय लेता है, तो कितना समय लेता है? 35 दिन में एक आदमी पूरा काम करेगा। और एक y क्या था कि एक लड़का पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो y की वैल्यू क्या निकाली आपने? 70। तो एक लड़का जो है 70 दिन में पूरा काम करेगा। बोलो समझ आया? ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए, 35 डेज एंड 70 डेज। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें सीखी, एक तो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स, और साथ में ये सीखा कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में बैठा हो उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, ए और बी मान के सॉल्व करें। समझ आया? ए और बी मानकर पहले उनको लीनियर इक्वेशन बनाए, ये बन गई, फिर जैसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं सॉल्व करें, और एक बार ए और बी निकल जाएं तो फिर उस ए और बी से वापस एक्स और वाई भी निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या सारी बातें? ये जो इक्वेशंस है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम है, ये लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, लीनियर इक्वेशंस तो ये हैं, तो इनको पता है क्या बोलते हैं? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस जो अभी लीनियर इक्वेशंस नहीं है लेकिन इनको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस बनाया जा सकता है, तो क्या बोलते हैं इनको? इक्वेशंस रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल मतलब जिनको रिड्यूस कर सकें टू लीनियर इक्वेशंस, जिनको लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस कर सकें, इनको ये बोलते हैं। और ये टॉपिक बताया कहाँ है? जानना चाहोगे कहाँ है टॉपिक? ये है हमारे, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, आज से 3 साल पहले की शक्ल ऐसी थी बुक की आपकी। अभी बात करते हैं उसके बारे में भी, उसके बारे में बात करते हैं। ये लो पढ़ो, क्या है टॉपिक नेम पढ़ो। आज से 3 साल पहले आप 10th में होते तो आपको ये टॉपिक मिलता, और ये छठी एक्सरसाइज होती है हमारे चैप्टर की। अभी कितनी है टोटल? 3, और पहले कितनी थी? 6। और 6 एक्सरसाइज कैसे थी वो सुनो। एक तो पहली एक्सरसाइज तो केवल ये थी कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना दो और छोड़ दो। अब हालांकि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने का हम अपन ऑन द गो ही कर रहे हैं सारी एक्सरसाइज में, लेकिन एक एक्सरसाइज केवल सेपरेटली उसकी थी। एक एक्सरसाइज वो बढ़ गई, एक एक्सरसाइज ये बढ़ गई, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू, और एक मेथड भी तो स्किप किया था अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक भी तो 3 मेथड थे, तो ये 3 एक्सरसाइजेस एक्स्ट्रा हुआ करती थी। ठीक है, देखो इसमें शक्ल देखो कैसी इक्वेशन है, एक्स नीचे आ रहा है वाई नीचे आ रहा है, एक्स नीचे आ रहा है वाई, ये 2 इक्वेशन है जो दोनों में एक्स और वाई नीचे, और इसकी एक्सरसाइज दिखाऊंगा तो हवाइयां उड़ जाएंगी। और ये बोट एंड स्ट्रीम का आपका टॉपिक जो अभी अपन ने स्किप किया, अभी आज देख नहीं पाया उसको, ये है एक्सरसाइज नंबर 3.6,
इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखो पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो इक्वेशंस बोल रहा है, लीनियर इक्वेशंस नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको भी पता है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर, इनको रिड्यूस करो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, फिर सॉल्व करो। सब में देख लो वेरिएबल नीचे, एक्स वाई नीचे, एक्स वाई नीचे, एक्स वाई नीचे, एक्स वाई नीचे, एक्स नीचे वाई ऊपर, मतलब कुल मिला के एक भी नीचे आ गया तो वो तो रिड्यूसेबल वाली इक्वेशन बन गई। एक्स नीचे, एक्स माइनस वन नीचे, वाई कुल मिला के एक्स और वाई तो नीचे। और उसके बाद फिर इसके वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, टाइम एंड वर्क वाले जैसे अभी आए, बोट एंड स्ट्रीम वाले जैसे अभी आए, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी एक वर्ड प्रॉब्लम अच्छा है। ये भी ऐसी इक्वेशन, इस वर्ड प्रॉब्लम से भी जब अपन इक्वेशन बनाते हैं तो ऐसी बनती है जिसमें एक्स और वाई नीचे आते। ठीक है, अब पढ़ा दिया तो क्यों नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी जो पढ़ाया नहीं समझ आया क्या, बस ऐसे ही डालेंगे, जो पढ़ाया वो तो डालनी पड़ेगी। क्लियर है। अब बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ाया, बोट एंड स्ट्रीम का जैसे ये ऋतु कैन रो, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इससे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनेगी। अच्छा ऐसी इक्वेशन तो कैसी भी आ जाए उनको तो कर दोगे ना सॉल्व, बनी बनाई इक्वेशन आ जाएगी, ए और बी मानना है ना, लेकिन बनाने में दिक्कत आएगी। तो बनाने में दिक्कत आएगी तो टाइम एंड वर्क तो सिखाई दिया। अब जैसे टू वुमेन 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, पढ़ लिया, बनाओ इक्वेशन। अरे ऐसी पढ़ाओ, ओरली बताओ। दो औरतें 5 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं, बनाओ। 2/x, x/2 ही कर दिया तो फिर तो वो पहले वाली हो गई ना, डिनोमिनेटर में तो लाओ। 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 4 days, 1/4। उसका भी रेसिप्रोकल करना है। दूसरी बनाओ, 3/x फिर x/3, 3/x प्लस इक्वल टू, बना ली ना इक्वेशन। तो इक्वेशन बन तो जाएगी और बनाने के बाद सॉल्व भी हो जाएगी। 1/x को a मान लो, 1/y को b मान लो, a और b निकाल लो, a और b निकाल के फिर x और y। हाँ ये तो इसमें जैसे आप उसमें 1/x को a मान रहे हो और 1/y को b मान रहे हो, तो इसमें 1/x प्लस y को a मान लो और 1/x माइनस y को b मान लो। इसमें भी 1/x प्लस y है और इसमें भी 1/x माइनस y। सपोज करो 1/x प्लस y को a मान लिया तो ये 10a हो गया, हो गया, प्लस है बीच में, और 1/x माइनस y को b मान लिया तो ये 2b हो गया, इक्वल टू RHS में क्या है 4। इधर आओ, 1/x प्लस y को a माना तो ये 15a हो गया, और माइनस से फिर माइनस 1/x माइनस y को b माना तो ये 5b हो गया, इक्वल टू 2। क्या है दिक्कत है, a की वैल्यू मान लो 3 आ गई, तो a क्या माना था 1/x प्लस y, तो 1/x प्लस y को 3 से इक्वेट करो। ठीक है, एक्स और वाई निकालो, और फिर 1/x माइनस वाई को b की वैल्यू जो भी मान लो, b की वैल्यू आपने 4 निकाली, उसको 4 से इक्वेट कर दो, इन दोनों को सोल्व कर दो, इसमें एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ट्राई करना, कुछ हल्का फुल्का 10-20% थोड़ा सा वैसे क्वेश्चंस देंगे जो जिसमें अपने को मजा आए थोड़ा सा, बाकी तो करीब करीब बुकिश पार्ट आएगा, है ना, मैक्सिमम बुकिश पार्ट आएगा। ठीक है, रेडी फॉर द टेस्ट टुमारो। एक बुक एंड बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक रह गया, उसको अपन एनालिसिस में कवर कर लेंगे। इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे ना तो उस टाइम मुझे याद दिलाना, तो ये एक टॉपिक और कवर करवा देंगे। ठीक है, और उसके अलावा वहां पे जो ग्रुप में भेजे हुए क्वेश्चन है उसमें कुछ है नहीं, फटाफट से गो थ्रू करो। ये बोट एंड स्ट्रीम है, इसको स्किप किया हुआ है अभी तक। ये पेन पेंसिल सोल्व कर ही दिया था अपन ने। फिर आ जाओ, ये फ्रैक्शन वाला कर ही दिया था, ये टाइम एंड वर्क कर ही दिया, और उसके बाद वापस ये बोट एंड स्ट्रीम आ गया। ये एक्चुअली सेम क्वेश्चन 2 बार डाल दिया उन्होंने, दैट्स इट। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम रहा बचा है बस कुल में। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट टुमारो।